हाय गाइस, वेलकम टू साइंस बियॉन्ड बुक्स। मेरा नाम है डॉक्टर अजीत प्रकाश और आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ 2020 के बारे में। क्या आपको पता है कि इस बार का नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला है? इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला है क्रिस्पर कैस टेक्निक के लिए। ये जो क्रिस्पर कैस टेक्निक है ये बहुत ही क्रांतिकारी टेक्निक है और इसने बायो के फील्ड में एकदम से तहलका मचा के रखा हुआ है। तो इसको हम लोग बहुत आसान भाषा में और बहुत ईजी डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्निक क्या है, ये कैसे वर्क करता है। और आपका कोई सा भी बैकग्राउंड हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो या किसी और बैकग्राउंड के हो, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तब भी अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो ये टेक्निक आप आराम से सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नोबेल प्राइज़ क्या है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिस्पर कैस टेक्निक के बारे में। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हुई थी और ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, बट इससे बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हुए। इसीलिए जब अल्फ्रेड नोबेल मरने लगे थे तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी और कहा कि इसको एक प्राइज़ के रूप में यूज़ किया जाए। और उन्होंने कहा कि ये जो प्राइज़ है वो ह्यूमैनिटी के लिए जो भी उत्कृष्ट काम कर रहा हो उसे दिया जाए। आज हम उसे नोबेल प्राइज़ के रूप में जानते हैं। ये जो नोबेल प्राइज़ है ये मेनली 5 अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, जिसमें कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, पीस है और लिटरेचर है। इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट ही प्राइज़ दिया जाता है। तो इस नोबेल प्राइज़ में एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास रुपए मिलते हैं प्राइज़ मनी के फॉर्म पे। नोबेल प्राइज़ जो है नॉर्मली 1 से 3 लोगों को दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है। और मरणोपरांत मतलब मरने के बाद किसी को ये नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। जो लोग जिंदा है और उन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किया है उन्हीं लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो अभी तक लगभग 900 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जिसमें से कि 850 जो है वो मेल साइंटिस्ट को मिला है और सिर्फ क्लोज टू 50 जो है वो फीमेल साइंटिस्ट को प्रोवाइड किया गया है। तो ये अपने आप में आयरनी ये बताता है कि कितनी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फीमेल साइंटिस्ट को रिसर्च करने के लिए और साइंस के फील्ड में उत्कृष्ट करने के लिए। तो इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ बहुत स्पेशल है क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो सिर्फ 2 फीमेल ने शेयर किया है। इसमें कोई मेल साइंटिस्ट नहीं है, 2 फीमेल साइंटिस्ट को मिला है और ये अपने आप में बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है और ये बहुत बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी है फीमेल्स के लिए कि वो भी बहुत अच्छा कर सकती है अगर अपॉर्चुनिटी मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लैप फॉर दीज 2 साइंटिस्ट। इस बार का जो केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है इमैनुअल को और जेनिफर डोडिंडा को। इन दोनों साइंटिस्ट ने जीनोम एडिटिंग के लिए एक मेथड डेवलप किया जिसका नाम है क्रिस्पर कैस टेक्निक और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इससे पहले कि हम लोग क्रिस्पर टेक्निक को समझे, आइए कुछ बेसिक्स रिवाइज करते हैं। तो हमारा जो शरीर है, चाहे ह्यूमन की बात करें या प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, सबका जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे हम लोग कहते हैं सेल। तो आइए इमेजिन करते हैं कि ये हम लोगों का सेल है। ऐसा तो नहीं दिखता है, बट अगर इमेजिन करिए ये सेल है तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है वो होता है न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर है, जैसे ये न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस की भी अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस को अगर हम लोग खोल के देखें तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक लंबा सा पॉलीमर मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। तो जैसे इसको निकालिए, इसके अंदर से अगर हम लोग न्यूक्लियस के अंदर से निकाले तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेनली डीएनए प्रेजेंट होता है। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड का बना होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर में। अच्छा, इस डीएनए के अंदर वो सारा इन्फॉर्मेशन है जो ये सारा डिसाइड करता है कि हम लोग कैसे बात करेंगे, हम लोग कैसे दिखेंगे, हम लोग का कलर क्या होगा, हाइट क्या होगा, एवरीथिंग वी डू इज़ कंट्रोल बाय डीएनए। कैसे? तो डीएनए के अंदर जो है ना बेसिस के फॉर्म में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये डीएनए लिखा होता है, जैसे देयर इज़ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन द डीएनए। अब क्या होता है कि वो जो सीक्वेंस है वो यूनिक है, हर इंसान के अंदर वो यूनिक सीक्वेंस है, इसलिए उसके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। और अगर हम लोग इस डीएनए की बात करें तो ये बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, इट्स अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल। अब इसमें अगर मान लीजिए डीएनए में यहाँ से यहाँ तक का जो डीएनए है एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे जीन, एक जीन। यहाँ से यहाँ तक अगर किसी दूसरे फंक्शन को कंट्रोल करता है तो उसे हम लोग बोलेंगे दूसरा जीन। ये जो डीएनए है वो कैसे सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इस जीन का एग्जैक्टली सेम रेप्लिका क्रिएट किया जाएगा जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसे हम लोग बोलेंगे आरएनए। एक जीन के लिए ये एक आरएनए बना जो कि एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस कॉपी करता है और ये आरएनए न्यूक्लियस से निकल करके बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो राइबोसोम में एग्जैक्टली जो सीक्वेंस आरएनए के अंदर था उसी को कॉपी करके डिकोड करके उसकी मदद से क्या किया जाएगा, उसकी मदद से प्रोटीन सीक्वेंस बनाया जाएगा। तो प्रोटीन क्या होता है दोस्तों? अगर इसे हम लोग प्रोटीन माने तो ये अमाइनो एसिड्स का चेन होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं। और ये सीक्वेंस कैसे डिसाइड होता है? इस सीक्वेंस का इन्फॉर्मेशन इस आरएनए में लिखा है और इस आरएनए में वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया? वो इन्फॉर्मेशन आया डीएनए से। तो डीएनए का सीक्वेंस आरएनए में और आरएनए के सीक्वेंस के बेसिस पर ये अमाइनो एसिड जो है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं। अच्छा, जब ये
अमाइनो एसिड्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड। अच्छा, अब ये जो पेप्टाइड है वो लीनियर है। जब ये एक पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर में, 3D कन्फर्मेशन में जब ये फोल्ड हो जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन। और हर प्रोटीन का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वो अपने फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब इमेजिन करिए एक सिचुएशन जिसमें कि इस डीएनए के अंदर, ये जो आपका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, इस डीएनए के अंदर ये जो इसका सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए। अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आएगा तो क्या होगा, जो इससे बनने वाला आरएनए है उसके सीक्वेंस में भी चेंज आ जाएगा। और अगर आरएनए के सीक्वेंस में चेंज आया तो ये जो प्रोटीन आप बना रहे हैं, इससे जो आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, इसके अंदर भी चेंज आएगा। और जब इसके सीक्वेंस में चेंज आएगा तो क्या होगा कि ये जिस तरह से प्रॉपर्ली फोल्ड हो रहा था, ये वैसे फोल्ड नहीं होकर किसी और कन्फर्मेशन में फोल्ड हो जाएगा, या फिर ये फोल्ड ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये प्रोटीन अपना काम कर पाएगा क्या? नहीं, ये प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये प्रोटीन म्यूटेट हो गया। ये प्रोटीन क्या हो गया? म्यूटेट हो गया और नॉन फंक्शनल हो गया। तो ये म्यूटेशन कहाँ से आया? डीएनए से। सबसे पहले डीएनए के अंदर वो चेंज आया, इस तरह के चेंज को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। तो डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन है उसकी वजह से फॉल्टी प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाएंगे, और इस फॉल्टी प्रोटीन की वजह से क्या होगा कि ये प्रोटीन काम करना बंद हो जाएगा। और अगर ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन हो दिखने के लिए, जिससे आप किसी चीज़ को देख सकते हैं, तो आप देख नहीं पाएंगे। ये अगर डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसका जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा? वो फंक्शन बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए म्यूटेशन से जो है वो आपको तरह तरह के डिजीज़ हो। तो आपने देखा कि जब डीएनए के सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज आता है, जिसे हमने म्यूटेशन कहा, उसकी वजह से क्या बनता है? फॉल्टी प्रोटीन बनता है। और जब फॉल्टी प्रोटीन बनेगा तो जो प्रोटीन का फंक्शन है वो फंक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपको डिजीज़ होगा। तो इस तरह से म्यूटेशन की वजह से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। जो वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल है वो कैंसर है, जिस पर मैं भी काम करता हूँ। तो मैं जिस प्रोटीन पे काम करता हूँ उसका नाम है रास प्रोटीन। अच्छा, रास प्रोटीन के अंदर सिर्फ एक म्यूटेशन की वजह से ये प्रोटीन ठीक से काम नहीं करता, और जिसकी वजह से कैंसर होता है। रास प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से 30% ऑफ कैंसर होता है। आप सोचिए, एक प्रोटीन जब फॉल्टी बनता है तो 30% ऑफ द कैंसर जो है सिर्फ उस फॉल्टी प्रोटीन की वजह से होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो म्यूटेशन से कितने इसके ड्रास्टिक इफेक्ट है हमारे हेल्थ। डीएनए के अंदर इस तरह के स्मॉल चेंजेस आते हैं, म्यूटेशंस आते हैं, तो उसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं? उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं एक मेथड से, जिसे हम लोग बोलते हैं जीनोम एडिटिंग। जैसे किसी भी चीज़ को एडिट किया जाता है, फोटो एडिट करते हैं हम लोग, या किसी भी चीज़ को एडिट करते हैं, ठीक उसी तरीके से डीएनए के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको भी एडिट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। नाउ, अगर डीएनए को आपने हमारी बॉडी से निकाल करके टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा है, उसके अंदर चेंजेस करना बहुत आसान है। आप इजीली कर सकते हैं पीसीआर की मदद से, और बहुत सारे मेथड है। बट ये लाइव ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर चेंज करना ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और ये किया जाता है जीनोम एडिटिंग की मदद से। यही जो जीनोम एडिटिंग का मेथड है, इसी की डिस्कवरी के लिए इस साल का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। आइए इस क्रिस्पर टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। तो करीबन 15-20 साल पहले बैक्टीरिया के अंदर एक यूनिक डीएनए पाया गया, जिसे क्रिस्पर डीएनए कहा गया। वो क्रिस्पर डीएनए कुछ इस तरह का लगता था। अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो क्या क्रिस्पर डीएनए के अंदर क्या था कि इसके अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे इस वाइट वाले को आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मान लीजिए, तो ये सीक्वेंस था, फिर वही रिपीट हुआ यहाँ पे, फिर वही रिपीट हुआ यहाँ पे, फिर वही रिपीट हुआ यहाँ पे। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। और उसके बीच में आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस, जैसे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस बीच में घुसे हुए थे। तो इस तरह के डीएनए को कहा गया क्रिस्पर डीएनए। इसकी क्या यूनिक फीचर थे? जैसे मैंने बताया कि कुछ रिपीटेड सीक्वेंसेस थे और कुछ यूनिक सीक्वेंसेस बीच में स्पेसर के फॉर्म में घुसे हुए थे। तो लोगों ने इसको समझने की कोशिश की कि इस डीएनए का क्या फंक्शन है, इस क्रिस्पर डीएनए का क्या फंक्शन है। तो बाद में लोगों ने देखा कि ये जो बीच के जो डीएनए हैं, जो बीच में फंसे हुए हैं, इसका सीक्वेंस ये बैक्टीरिया के डीएनए से नहीं मिलता, इसका सीक्वेंस मिलता है वायरसेस के डीएनए से। तो वायरसेस क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरियम सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है। तो वायरसेस क्या करते हैं? वायरस जैसे ह्यूमन सेल्स पे, प्लांट सेल्स पर को इन्फेक्ट करते हैं, वैसे ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये वायरस है और ये आपका बैक्टीरियम सेल है, जब ये इसको इन्फेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? वो अपना डीएनए, वायरसेस अपना डीएनए बैक्टीरियम के अंदर छोड़ देते हैं, और बैक्टीरिया को वो फोर्स करते हैं कि बैक्टीरिया वायरस का जो डीएनए है उसकी मदद से वायरस का डीएनए और वायरस का प्रोटीन बनाए, जिससे एक वायरस से बहुत सारे वायरस अंदर बन जाएं और वो बैक्टीरिया को मार के बाहर निकल जाए। और इस तरह से वायरस क्या करते हैं? प्रोपेगेट करते हैं, एक से मल्टीपल बनाते हैं। तो क्या देखा गया कि ये जो बीच के जो डीएनए सीक्वेंसेस इसके अंदर फंसे हुए थे, ये बैक्टीरिया के नहीं थे, ये किसके थे? ये इस जो डीएनए का सीक्वेंस है वो मैच करता था वायरस के डीएनए से। मान लीजिए ये वायरस का डीएनए है, तो जो वायरस का डीएनए सीक्वेंस है वैसा ही सीक्वेंस बीच में फंसा था। ये किसी और वायरस का सीक्वेंस है, ये किसी और वायरस का सीक्वेंस।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि समहाउ बैक्टीरिया ने वायरस के डीएनए को अपने जीनोम के अंदर रख रखा है, उसके सैंपल्स को, उसके स्मॉल कॉपीज़ को अपने जीनोम के अंदर रख रखा है। ऐसा वो क्यों करेंगे? इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये वही चीज़ है जो आपने अपने बॉडी में पढ़ा है, जिसे हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, जब भी हम किसी बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर एक मेमोरी डेवलप हो जाती है, ताकि अगली बार जब वायरस का इन्फेक्शन हो या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो हम लोग उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि ये फॉरेन वायरस है या बैक्टीरिया है, और हम लोग उसको तुरंत उसके ऊपर अटैक करके उसको मार सके। ये हमारा इम्यून सिस्टम है। ऐसे वैक्सीन भी काम करता है। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर भी इम्यूनिटी होती है। यही डिस्कवर किया गया कि बैक्टीरिया के अंदर भी इम्यूनिटी है। और बैक्टीरिया क्या करता है कि जब वो वायरस से इन्फेक्ट होता है तो वायरस के डीएनए का एक टुकड़ा अपने जीनोम में रख लेता है, और वो हर जगह नहीं रखता, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर रखता है, जिसको हम लोग क्रिस्पर डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्पर डीएनए। तो बाद में देखा गया कि ये जो क्रिस्पर डीएनए है, इसका फंक्शन एक और प्रोटीन से एसोसिएटेड है। उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं कैस प्रोटीन। तो इमेजिन करिए कि वो प्रोटीन ये प्रोटीन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका फंक्शन, इस प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? डीएनए को कट करना। जैसे इस सीजर का काम है किसी चीज़ को कट करना, वैसे उस प्रोटीन का क्या काम होता है? डीएनए के बीच कट लगाना। तो ये क्रिस्पर डीएनए और ये कैस प्रोटीन, ये दोनों मिलके बैक्टीरियल इम्यूनिटी का काम करते हैं। कैसे? तो बैक्टीरिया ने क्या किया कि बैक्टीरिया ने अपने जीनोम में इस तरह के वायरस के डीएनए को रख रखा है, ठीक है, ये मेमोरी के फॉर्म में। अब जब ये कोई अगर बैक्टीरिया एक नए वायरस के डीएनए से इन्फेक्ट होगा, ये वायरस का डीएनए अंदर आया, इन्फेक्ट किया, जैसे ही इन्फेक्ट करेगा क्या होगा कि ये जो डीएनए है इसके अंदर इसकी ऑलरेडी कॉपी है, मेमोरी है। तो क्या होगा कि इस मेमोरी की वजह से एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस का, इसी टाइप का एक आरएनए बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्पर आरएनए। इस सीक्वेंस का आरएनए बन गया क्रिस्पर आरएनए। और ये जो क्रिस्पर आरएनए है वो कैस के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको क्रिस्पर कैस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और ये क्या करेगा? ये जाएगा, ये आरएनए, और ये वायरस से जो डीएनए आया है, ये डीएनए है, हमेशा याद रखें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ये जो वायरस से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आया है, इसके साथ सीक्वेंस मैच हो जाएगा। देखिए ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस एक है, ये मैच होगा। और जैसे ही ये सीक्वेंस मैच हुआ, ये क्या करेगा? ये जो कैस प्रोटीन है इस डीएनए के कई टुकड़े कर देगा ऐसे करके। इट विल जस्ट कट इट इनटू मेनी पीसेस लाइक दैट। तो इससे क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया है वो वायरस के डीएनए से फ्री हो गया। वायरस का डीएनए काम नहीं कर पाया। हमने क्या किया? इस क्रिस्पर कैस कॉम्प्लेक्स की मदद से ये जो वायरल डीएनए था उसको काट दिया। तो इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो वायरस से इन्फेक्ट नहीं होगा और उस वायरस से इम्यून हो जाएगा। तो ये जो डिस्कवरी हुई, ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसको हम लोग क्रिस्पर कैस टेक्निक बोलते हैं। तो जो नोबेल प्राइज़ विनर है इस साल के, उसने इस मेथड को स्ट्रेप्टोकोकस में स्टडी किया, और उन्होंने सोचा ये कि अगर हम इस सिस्टम को बैक्टीरिया से उठा करके अगर हम लोग किसी ह्यूमन सिस्टम के अंदर ले जाए, इस सिस्टम को अगर हम लोग ह्यूमन के अंदर यूज़ कर सके, और ह्यूमन के अंदर जहाँ पर जीनोम में कोई म्यूटेशन हुआ है, कोई चेंजेस हुआ है, उसको कट कर सके, उसको ठीक कर सके, उसको फिक्स कर सके, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डिवाइस होगा जीनोम को एडिट करने के लिए। जो चेंजेस जीनोम के अंदर आए हैं, जो ख़राब चेंजेस जीनोम के अंदर आए हैं, उसको इस सिस्टम को यूज़ करके, क्रिस्पर और कैस मेथड को यूज़ करके हम लोग आराम से फिक्स कर सकते हैं। तो उन्होंने इस पूरे बैक्टीरियल सिस्टम को उठा करके ह्यूमन के अंदर या ममेलियन सेल्स के अंदर उसको यूज़ करने का पूरा का टूल डेवलप किया। अब जो उन्होंने टूल डेवलप किया वो कैसे काम करता है इसको समझते हैं आसानी। तो जो टूल यूज़ होता है ह्यूमन के अंदर जीनोम एडिटिंग के लिए, उसमें क्या होता है? तो इमेजिन करिए कि हम लोग का जीनोम है, और इस जीनोम के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चेंजेस आ गया है, यहाँ म्यूटेशन आ गया है। इस म्यूटेशन के कारण से ये जो जीन है ये नॉन फंक्शनल हो गया, काम नहीं कर रहा, या इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, आपको ठीक करना है या फिक्स करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो ह्यूमन के अंदर तो हम लोगों ने क्या किया कि डिज़ाइन कर लिया। हमें इसका सीक्वेंस पता है डीएनए का, तो इसी सीक्वेंस का हमने आरएनए बना लिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्पर आरएनए बोलेंगे। ये हमने आरएनए बना दिया। जब हम लोग इसको ह्यूमन के अंदर या मैमेलियन सेल के अंदर यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग गाइड आरएनए भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैस प्रोटीन को यहाँ तक लाने में मदद करेगा। तो ये गाइड आरएनए बन गया, जिसका एग्जैक्टली वही सीक्वेंस होगा जो आपके डीएनए पर होगा। इसी सीक्वेंस का हमने आरएनए सिंथेसाइज कर लिया। तो हमने क्या किया कि ये जो क्रिस्पर है, जो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अगेंस्ट बनाया गया है, ये जो क्रिस्पर सीक्वेंस है या गाइड आरएनए सीक्वेंस है, और ये कैस प्रोटीन है, ये क्रिस्पर है, इसको हमने क्या किया? जीनोम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया। जब ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो आपके पूरे जीनोम में सर्च करेगा अपना सीक्वेंस, और जहाँ पर इसको ये अपना सीक्वेंस एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, क्योंकि हमने ये बनाया कैसे था? इसका सीक्वेंस और आपके जहाँ पर म्यूटेशन है, जहाँ पर आपके जीनोम में प्रॉब्लम है, उसका सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम था। तो ये स्कैन करता हुआ जाएगा, और जहाँ इसको मैच कर जाएगा ये एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे क्या करेगा? ये जो कैस प्रोटीन है वो इस पर कट लगा देगा। ठीक है, इस पर कट लगाने से क्या होगा कि ये जो प्रोटीन था
अगर ये प्रोटीन ओवर रेगुलेट हो गया था, ज़्यादा काम कर रहा था, आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसके कट की वजह से क्या होगा, ये प्रोटीन काम करना बंद कर देगा। तो ये एक मैकेनिज्म हुआ कि अगर ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा बन रहा है, जैसे कैंसर के केस में होता है कि ये प्रोटीन ओवर एक्सप्रेस होता है और सुपर एक्टिव हो जाता है, आपको उसको ब्लॉक करना है, इनहिबिट करना है, ये क्रिस्पर कैस आके उसको कट कर देगा। ये कट करेगा तो ये जीन क्या हो जाएगा, फॉल्टी प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा तो ओवर एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा। ओवर एक्सप्रेशन बंद हुआ तो वो डिजीज़ आपको नहीं होगी। तो वो एक मैकेनिज्म हुआ। अच्छा, अब लोगों ने क्या किया कि इसको फर्दर मॉडिफाई कर करके इसके कई नए वर्जन्स बना लिए। जैसे उन्होंने क्या किया कि एग्जैक्टली यही जो कैस प्रोटीन था, इसकी जो कटिंग प्रॉपर्टी थी जिससे वो कट करता था, उस प्रॉपर्टी को चेंज करके उसने कुछ और प्रॉपर्टीज़ डाल दी। तो अब क्या होगा, सिस्टम वही है, ये कैस प्रोटीन बदल गया, कैस प्रोटीन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब ये कट नहीं करता, अब ये रेसिड्यू को चेंज करता है, म्यूटेट करता है। तो अब क्या होगा कि नए क्रिस्पर कैस की मदद से ये जो आपका क्रिस्पर सीक्वेंस है वो रिकॉग्नाइज करेगा म्यूटेशन को, और इस म्यूटेशन को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये जो कैस प्रोटीन है कट नहीं करके जो फॉल्टी म्यूटेशन हुआ है, जो गलत म्यूटेशन हुआ है, उसको रिवर्ट करके उसको ठीक कर देगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई कि जीनोम के अंदर कट लगा दिया, उसको प्रोटीन को इनएक्टिव कर दिया। अगर कोई चेंज हुआ है तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कोई चेंज हुआ है तो उसको चेंज करके वापस से फिक्स कर दिया। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर जीन आपके जीनोम के अंदर घुसाना हो, सेट करना हो, डालना हो, आप ये भी कर सकते हैं। तो उस मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि कट लगाते हैं और कट लगा करके एक डीएनए सीक्वेंस को इसके अंदर फिट कर देते हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप जीन डिलीट कर सकते हैं, आप जीन के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, जो फॉल्टी म्यूटेशन हुआ है उसको ठीक कर सकते हैं, आप नए जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अंदर उसके डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो जीनोम के अंदर उसको ईजिली फिक्स किया जा सकता है जीनोम एडिटिंग करके, बाय द मेथड कॉल क्रिस्पर Cas9 टेक्निक। तो ये मेथड 8 साल पहले ही डिस्कवर हुआ था और 8 साल के अंदर इसने इतना ज़्यादा एडवांसमेंट किया है कि इसकी मदद से हम लोग बहुत सारे चेंजेस कर पा रहे हैं जीनोम के अंदर। और तब भी ये कहा जाता है कि जो भी चेंजेस हम लोग कर पा रहे हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कहा जाता है कि इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। जैसे कि अगर बेबी का एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर हमें पता है कि अगर मदर फादर को कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, मदर फादर को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो बच्चे में आएगा ही आएगा। तो जैसे ही एम्ब्रियो फॉर्म हुआ उसी वक्त आप उसके अंदर जा करके ये क्रिस्पर कैस डाल करके उस म्यूटेशन को ठीक कर सकते हैं, ताकि जो उसका बच्चा हो वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो अपने माँ बाप से लेकर के ना आए, वो ठीक रहे। तो इस तरह की बहुत सारी इसकी पॉसिबिलिटीज़ है और कहा जा रहा है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी है रिसेंट टाइम पे बायोलॉजी के फील्ड में। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा हो। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में हमें लिख कर बताएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।